जिस विषय पे बातचीत करने के लिए आए हैं वो विषय है आज़ादी आंदोलन के बहुत से साथी शहीद हैं। उन शहीदों में से एक शहीद हैं ऊधम सिंह जी, और अभी 31 जुलाई को उनका शहादत दिवस है। और उन्हीं की शहादत को समर्पित, उन्हीं के बारे में जानने के लिए हम आज पहुँचे हैं हमारे उत्तरी भारत के महान शख्सियत कॉमरेड स्वर्ण सिंह ब्रिक जी के पास। उन्हीं से जानेंगे कि शहीद ऊधम सिंह का जीवन कैसे गुजरा, उनकी शिक्षा कैसे हुई, और वो इस आज़ादी के आंदोलन में कैसे कूदे, और उनकी जो समझ और विचार कैसे थे, परिपक्व कब हुए, और वो अंत में अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचे। इन सभी सवालों को एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे। ब्रिक साहब, नमस्कार। नमस्कार भाई राजकुमार जी। मेरा पहला ही सवाल ये है आपसे सर जी कि ऊधम सिंह जी के थोड़ा जीवन के बारे में, हमें बचपन के बारे में थोड़ा बताएं। महाभारत काल से सुनाम हमारा उत्तरी भारत का एक प्रसिद्ध नगर है। सुनाम का शाब्दिक अर्थ है सुंदर नाम वाला। जो चाइनी यात्री भारत में आए, उन्होंने भी सुनाम का जिक्र अपनी लिखतों में किया, और फिर मुग़ल काल तक मुग़लों ने इसे एक सुंदर नगर के तौर पर विकसित किया। सिखों के ज़माने में जब 18वीं शताब्दी में फूलकियाँ मिसल और विशेषकर पटियाला रियासत का आला सिंह अपने क्षेत्र बढ़ा रहा था, तो सुनाम पर उसका अधिकार हुआ। और फिर सिखों के बाद 1849 में बाकी पंजाब ब्रिटिश डोमिनियन में चला गया, और ये जो फूलकियाँ स्टेट वाले, खास करके हमारे मालवा क्षेत्र के सिख राजे थे, ये सब 1804-05 में अंग्रेज़ों की शरण में चले गए थे, क्योंकि ये समझते थे कि जो पंजाब का निरंकुश शासक महाराजा रणजीत सिंह, वह तो है हैजा, और अंग्रेज हैं टीबी। अच्छा। टीबी वाला कुछ लंबा चल जाता है और हैजे वाला जल्दी तत्क्षण। इसलिए उन्होंने रणजीत सिंह के आधिपत्य को स्वीकार करने की बजाय ब्रिटिश के डोमिनियन में जाना अपना सौभाग्य समझा। तो सुनाम सिख क्षेत्र है। गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह, सिख गुरुओं ने समानता का, साझीवालता का, जाति पाति उन्मूलन का और भाईचारे का, मैत्री का, सांप्रदायिक सौहार्द का एक उपदेश दिया। मानवीय गरिमा का और किर्त करने वालों को, दस्तकारी करने वालों को, हाथ से काम करने वालों को महिमा मंडित किया। इसीलिए मेहनत का लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। गुरु अर्जन देव की शहादत का बड़ा कारण भी यही है कि उस समय तक पंजाब के केंद्रीय जो सेंट्रल पंजाब है, इसका कृषि कार्य वाला जो बड़ा भाईचारा है वो गुरु के चला गया था उधर, तो बादशाह को इससे परेशानी हुई। तो अब इस क्षेत्र में एक धन्ना सिंह नाम के थे, जो ओवरसियर थे। अच्छा। या कानूगो थे, सॉरी, मेरी महकमे में वो कानूगो थे धन्ना सिंह। चूड़राम और नरैनी एक कंबोज भाईचारे के छोटे किसान कह लीजिए, शायद भूमि उनके पास कुछ कनाड़ों में हो या वो भी ना हो, वो अपना हाशिए के किसान थे। हाशिए के किसान थे, सब्जी वगैरह बोनी, और इस ढंग से वो अपनी उपजीविका कमाते थे। तो धन्ना सिंह कुछ भली प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। धन्ना सिंह के घर में
उनकी नैणी जो थी चूड़राम की धर्मपत्नी, वो काम वगैरह करती, उनकी परिवार में हाथ बटाते। उनका उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार था और उसी व्यवहार की वजह से वो उन दिनों सिंह सभा का प्रचलन था जी। पंजाब में, और उसकी वजह से लोग सिख धर्म के मतलब और फिर आकर्षित हो रहे थे, और उन्होंने अमृत छका और चूड़राम टहल सिंह बना, नरैणी हरनाम कौर बन गई। अच्छा। ये परिवर्तन उनमें पहला परिवार में हुआ। धनाराम ने 1901 में लुधियाना जाखल रेलवे लाइन बिछाई गई जी। तो इस पर एक फाटक है उपली गांव के पास, सुनाम के बिल्कुल निकट में ही ये गांव उपली है। वैसे फाटक से तो वो कोस बार दूर है, और उसे उपली का फाटक बोलते हैं। तो उस फाटक पर इतना ही कार्य होता है कि वो गाड़ी आने से पहले बंद करना और जाने के बाद खोलना। जी। तो टहल सिंह उस फाटक पर लग गए। कुछ समय उनका वहाँ साथ में थोड़ा रेलवे का था जगह होती है, उसमें उन्होंने सब्जी वगैरह थोड़ी अपनी आजीविका के लिए, और कुछ 2-4 बकरियां रख ली। उनके 2 बेटे थे जी। साधु सिंह बड़ा, और छोटा था शेर सिंह जी। छोटे का नाम शेर सिंह था, जो बाद में हमारा नायक उधम सिंह बनता है। जी। जी। तो उजाड़ में फाटक था। एक दिन शेर सिंह अभी बच्चा ही था वैसे, एक दिन बघियाड़ आ गया। बघियाड़ ही बोलेंगे आप भी हिंदी में? बघियाड़ इसको चीता नहीं, बघियाड़ पंजाबी में तो हम उसे बघियाड़ बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी, पता नहीं, ये मुझे तो जानकारी। बघियाड़ एक हिंसक जानवर है, जंगली हिंसक जानवर है। तो शेर सिंह को ये परेशानी हुई कि ये मेरी बकरियां को ले जा सकता है। तो कुल्हाड़ी पड़ी थी, उसने कुल्हाड़ी उसे मारी और उसका वध कर दिया। वो भाग गए। तो जब बाप आया, उसने वो बघियाड़ मरा पाया, देखा ये बड़े बिल्ले की शक्ल का होता है। अच्छा। जंगली बिल्ला होता है ना जी, उससे थोड़ा बड़ा, लोमड़ी टाइप हो गया ये। लोमड़ी से थोड़ा अलग। लकड़ बगा के ले ना, ये लोमड़ी शायद लूंबड़ी बोलते हो फिर इनू, कुछ इस किस्म का उसे हम पंजाबी में बघियाड़ बोलते हैं। अच्छा। अच्छा। इससे ये अगल बगल में ये हो गया कि नौजवान बच्चा, छोटा बच्चा अभी साहसी है, हिम्मती है और उत्साही है। तो कुछ समय बाद उनकी बच्चों की माता थोड़ा बीमार हुई, चल बसी। इलाज की इतनी सुविधाएं नहीं थी उस समय में, और उनके मरने के बाद वो टहल सिंह भी परेशान रहने लगे, अकेले रह गए। उधम सिंह के पिताजी। और फिर उनकी भी सेहत ठीक नहीं रहने लगी, उनको पेचिश हो गई। अच्छा। तो वो इसी उधेड़ बुन में फिर उन्होंने सोचा कि शरीर का कोई पता नहीं, इनकी मां चली गई, मैं भी चला गया, तो ये अबोध बच्चे हैं, इनका क्या बनेगा। इसी उधेड़ बुन में उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं अमृतसर चला जाऊं। वहाँ बड़ा नगर है, गुरु का केंद्र भी है, गुरुद्वारे हैं, कहीं ना कहीं मुझे कोई वहाँ सेवा मिली तो करूँगा, और बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ शहर में, ताकि इनका भविष्य संवर जाए। वो गाड़ी में सवार हो गया। गाड़ी में कुछ साधु भी अमृतसर को जा रहे थे जी। वो साधुओं के कमंडल होते हैं उनके हाथ में और माला वगैरह, तो बच्चे उनके साथ खेलने लग गए। थोड़ी आत्मीयता हो गई साधुओं में और टहल सिंह और उसके बच्चों में। उन्होंने पूछ लिया, वो समझ गए कि इनका कोई वहाँ ठिकाना तो नहीं है, ऐसे ही
अपना सिर ढांपने के लिए जगह ढूंढते ढूंढते उधर जा रहे हैं। तो सफ़र में ही उसकी सेहत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई। तो वो साधु बोले कि भाई हम बैंसों वाला टोबा है, वहाँ हमारा डेरा है जी। तो आप भी हमारे साथ वहीं चलो। अमृतसर में जी। चले गए। अगले दिन फिर जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि टहल सिंह लगातार सेहत गड़बड़ा रही है, उसकी शरीर ठीक नहीं रह रहा। और एक और व्यक्ति थे, वो भी सुनाम के थे और टहल सिंह के परिचित थे, वो कीर्तन किया करते थे। वो रास्ते में जब उन्होंने टहल सिंह और बच्चों को देखा, वो तरन तारण को जा रहे थे जी। कीर्तन करने के लिए। शायद वो छांगा सिंह के जथे में थे और उनका कुछ और नाम था जो इनके परिचित थे। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे हो, तो ऐसे ऐसे हम अमृतसर आ गए हैं। तो फिर उन्होंने टहल सिंह का स्वास्थ्य देखा तो वो कोई बहुत उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो वो साथ वालों को बोले कि टांगा रोकिए, पहले भाई का उपचार कराएं। टहल सिंह को लेकर सिविल अस्पताल में चले गए। डॉक्टर से बातचीत की, वो कहने लगा कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे, रात भर में इनकी दवाई चलेगी। वो दाखिल करा के चले गए। अगले दिन वही सज्जन सुबह जब आए ये उनका हालचाल जानने के लिए, तो डॉक्टरों ने बताया कि उनका तो रात निधन हो गया। फिर उन्होंने सोचा, अब संस्कार वगैरह किया और फिर और कोई विकल्प नहीं था उनके पास। उन्होंने सेंट्रल सिख यतीम खाना जो अमृतसर में 2-3 वर्ष पहले 1904 में खुला था, उसमें इन दोनों बच्चों को, उधम सिंह और उनके बड़े भाई को, शेर सिंह और साधु सिंह को, दोनों को 1907 में उस ऑर्फेनेज सेंट्रल सिख यतीम खाना उसमें दाखिल करवा दिया जी। अब वहाँ अच्छी बात ये हुई कि उस यतीम खाने का जो निगरान वार्डन था वो सरदार स्वर्ण सिंह था जी। और वो जो धन्ना सिंह कानूगो था जी, उसका वो जवाई था। जब उसने देखा कि ये तो वही टहल सिंह के बच्चे हैं जिनके साथ जो मेरे ससुर के घर आया करते थे, तो वो अपनी घरवाली को ये बताने गया कि सुनाम के 2 बच्चे हमारे यतीम खाने में आए हैं। तो उसकी भी ये जान करके मेरे मायके से हैं, तो वो भी बड़ी खुश हुई और बच्चों को उन्होंने अपने आश्रय में ले लिया। बच्चों को फिर वो यतीम खाना घर जैसा लगने लगा। तो यहाँ वो कोई 10 वर्ष तक रहे, साधु सिंह और शेर सिंह। हाँ, साधु सिंह और शेर सिंह जी। साधु सिंह की यतीम खाना में रहते समय ही मृत्यु हो गई जी, 1916-17 के करीब जी जी। वो चल बसे। यतीम खाने में उनका थोड़ा इस किस्म का था कि वो वहाँ भी अमृत संस्कार करते थे। जब कोई नया बच्चा भर्ती होता था, अगर वो सिखों का लड़का है तो उसे अमृत सिखाया जाता था जी। और फिर उनके दोबारा नया नामकरण गुरु ग्रंथ साहिब के वाक के अनुसार, तो इनका ऊ अक्षर पर इनका नाम उदय सिंह रखा गया था। पहले नाम उन्होंने उदय सिंह रखा, शेर सिंह का नाम उदय सिंह। और कहीं कहीं इसके नाम का जिक्र उदय सिंह भी आता है। और फिर अपने ही मर्जी से उन्होंने इसको अपना नाम उदय सिंह की बजाय उधम सिंह कर लिया था। उधम सिंह ने वो बड़े मनमौजी थे, बड़े मस्त मौला थे, जिस किस्म के हमारे दूसरे क्रांतिकारी थे। और उनको किसी पंजाबी में जिसे बोलते हैं कि लत्थी चढ़ी दी कोई परवाह नहीं सी, हर हाल में मस्त रहना, किसी भी तरह की कोई परिस्थितियों की कोई चिंता हाँ, नहीं। इस किस्म की उनको कोई चिंता नहीं थी। तो वो लगातार इसी तरह समय बीतता गया और ऊधम सिंह को
खालसा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिल भी करवा दिया था। अच्छा। सोहन सिंह ने जी। दोनों भाइयों को कि वहाँ कुछ पढ़ लिख जाएंगे। जी। इन्होंने मैट्रिक की वहाँ से, खालसा कॉलेज से? नहीं, खालसा कॉलेजिएट स्कूल। अच्छा। खालसा कॉलेज के साथ जो उनका स्कूल जुड़ा हुआ था, उसमें से अमृतसर में रहते समय इन्होंने मैट्रिक की। और मैट्रिक उस समय की शिक्षा का अच्छी खासी समझदारी और विशेष करके अंग्रेजी बोली पर मुहारत, अंग्रेजी, उर्दू व पंजाबी, 10वीं ये पास करने का मतलब है काफी हाँ, अच्छा ज्ञान हाँ, समझदार हो जाना। तीन भाषाओं के वो ज्ञाता हो गए। और फिर बहुत सी भाषाएं, जब उन्होंने यूरोप भ्रमण किया, अफ्रीका में गए, अमेरिका में रहे, तो इस दौरान भी उन्होंने कुछ भाषाएं वगैरह जो हैं वो सीख ली, जिस काम चलाने के लिए। तो अब जब उन्होंने मैट्रिक पास कर ली, भाई उनका रहा नहीं, तो फिर उनके मन में ये आया कि किसी दुकान पर काम मिल जाए, तो उस दुकान पर काम किया अमृतसर में कुछ समय उन्होंने, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। पैरों पर खड़े होने के लिए जी। और ये वो समय है जब पंजाब में, हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों में ना वो गुस्सा भी फूट रहा है। पंजाब में खास करके इससे पहले जो 19वीं शताब्दी थी, उसमें तो बड़ा आंदोलन कूका आंदोलन था जी। और कूकाओं को दबाने के लिए फांसियों पर लटका दिया गया, तोपों से उड़ा दिया गया, उनके घर घाट तबाह कर दिए गए, काले पानी भेज दिए गए। वो लगातार दमन चक्कर उन पर चला। फिर 1907 में जो पंजाब कॉलोनाइजेशन एक्ट पास किए, उसके तहत किसानों की जो जमीनें नहरी क्षेत्र में किसानों को अलाट की गई थी, उनकी मालकी को सीमित करने के लिए सरकार ने नए कानून बनाने शुरू कर दिए कि वो अपनी इच्छा से अपने खेत में लगे हुए पेड़ से दातुन भी नहीं तोड़ पाएगा। इतने सख्त कानून थे कि हल फल के लिए, कोई लकड़ी काटनी, किसी काम के लिए, औजार बनाने के लिए, तो किसानों को प्रतिबंधित कर दिया, वो अपने खेत में ऐसे नहीं कर सकते, नहीं कर सकेंगे जो उनमें शीशम का पेड़ है, दूसरे हैं। तो उस कानून के खिलाफ बहुत शोर शराबा और पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन, लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह, सरकार को फिर मजबूर होकर पहले तो नेताओं को निर्वासित किया। 1818 के बंगाल रेगुलेशन एक्ट के तहत इनको मांडले भेजा गया और फिर उन्होंने उस कानून को वापस ले लिया कोई 10-11 महीने बाद, क्योंकि 30-30 हज़ार के प्रदर्शन हुए उन दिनों। अच्छा। लैलपुर में, रावलपिंडी में, किसानी के सवाल को लेकर, अमृतसर में 1907 से लेके 1918 तक, 1907 के महीनों में। अच्छा। ये आंदोलन 1907-8 तक ही चला। 2 साल चले। हाँ, 2 साल तक चला और फिर सरकार को रिट्रीट करनी पड़ी। जी। 1911 में जॉर्ज पंचम भी आए, जो बरतानिया के बादशाह थे दिल्ली, उनका दरबार भी हुआ और देश की राजधानी कलकत्ते से उन्होंने दिल्ली शिफ्ट करी जी। और वाइस रीजल लॉज बना, जो आजकल हमारा पार्लियामेंट हाउस है। वहाँ पहले वायसराय का एक भवन था। अच्छा। तो उसके वायसराय के भवन के लिए गुरुद्वारा रकाबगंज, गुरु तेग बहादुर जिनका 1675 में औरंगजेब के शासन में वध किया गया था, जिनको शहीद किया गया, उनका शीश तो भाई जैता आनंदपुर ले आए थे जी, गुरु जी के पास, गुरु गोविंद सिंह के पास। और जो बाकी शरीर था उनका धड़, वो भाई लखी शाह बंजारा, उसका घर इधर था रायसीना क्षेत्र में, जहाँ गुरुद्वारा अब रकाबगंज है, जो पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल निकट में है। जी। तो उस गुरुद्वारे की एक दीवार तोड़ी गई
कि वायसराय भवन को का रास्ता सीधा बने, अच्छा। इसलिए गुरुद्वारे की एक दीवार गिरा दी गई। उससे सिखों में बहुत रोष था कि ये गुरुद्वारे की दीवार तोड़ने की वजह से। गुरुद्वारे की दीवार क्यों तोड़ी गई। जी, जी। और उनका लगातार इस बात पर आंदोलन चले। यही वह समय है जब 1913 में अमेरिका और कनाडा में जो वहाँ प्रवासी भारतीय थे, उन्होंने बुद्धिजीवियों और जो भारतीय विद्यार्थी उधर विद्या ग्रहण करने के लिए गए थे और जो कामकाज के लिए दूसरे किसान लोग थे, उनके सहयोग से गदर पार्टी की स्थापना की। और वो इस मत पर पहुंचे कि हिंदुस्तान में अंग्रेज सरकार की नींव जो है वो भारतीय सेना पर टिकी हुई है। अगर इस नींव को हिला दें, सेना में ये भावना प्रबल हो जाए कि ये विदेशी सरकार है, तो हम अपना देश स्वतंत्र करवा सकते हैं। और इसीलिए वो अपनी सारी कमाई को छोड़कर वापस देश में लौटे। चलो चलिए देश नू युद्ध करने, एहो आखिरी वक्त फरमान हो गए। कामागाटा मारू, जिसका नाम गुरु नानक जहाज, वो इधर आए। करतार सिंह सराभा उनके नेता थे, बाबा सोहन सिंह बकना उनके नेता थे, ज्वाला सिंह ठठिया थे, केसर सिंह ठाठगढ़ थे, पंडित काशी राम मंडौली थे, रहमत अली वजीद के थे, बरकतुल्ला थे और बहुत से नाम हैं। तो वो कोई 5000 के करीब लोग देश में आए। बज घाट पर कामागाटा मारू उधर उतरने नहीं दिया। 2 महीने वो प्रशांत सागर के पानियों में खड़ा रहा। जब वापस आया तो कलकत्ता में गोलीबारी हुई। जी। और उसमें 28-30 के करीब लोग मारे गए। बाकियों को लुधियाने वापस लाकर फिर उनकी छानबीन की गई, जो ऐसे उनको मतलब कम खतरनाक, उनको गाँव में नज़रबंद कर दिया। जो नेतृत्व था वो पकड़ा गया। 200-250 के करीब मुकदमे चले, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, और उसमें सराभा व उनके साथ के 6 अन्य जो हैं वो 16 नवंबर 1915 को उनको फांसी दी गई। जी। कोई तकरीबन 40 के करीब फांसियाँ इस गदर आंदोलन में हुई। और सिंगापुर में एक वो तमाम के तमाम हरियाणा क्षेत्र के थे मुसलमान पठान। जी, वो सारे शहीद किए गए। वो भी इसी गदर आंदोलन में थे। उनकी भी बड़ी संख्या थी। मगर गदर आंदोलन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि आम लोग अभी सरकार के उस बहकावे में थे और वो समझते थे कि जनता उठ खड़ी होगी। ऐसा हुआ नहीं। तो गदर आंदोलन भी 16-17 तक ये भी इसकी भी गूंज थी, देश में चल रही थी। तो ऊधम सिंह इन सारे विचारों का, जब वो अमृतसर में रह रहा था, तो वो जो सरदार सोहन सिंह वहाँ उनके यतीम खाने के प्रबंधक थे, उनकी अमृतसर के जो देशभक्त लोग थे उनके साथ उनका आदान प्रदान भी चलता रहता था। और ये बच्चे, भले ही लोग समझते हैं कि ये तो बच्चा है बैठा है, मगर वो जो सब सुनते रहते थे वो समझते थे हाँ। कि ये अंग्रेज हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, हम गुलाम हैं, इसीलिए हम पछड़े हैं, इसीलिए हम अशिक्षित हैं, इसीलिए दुनिया में हमारा देश का कोई बड़ा वजूद नहीं बन पा रहा। ये बातें उनके मन में भी आ रही थी। तो अब वो उदय सिंह या ऊधम सिंह जो जो बड़ा हो रहा है, तो उसके मन में ये विचार आ रहा है कि क्यों ना मैं भी कुछ किया जाए। तो इस भावना के तहत, जैसे मैंने पहले बताया कि वो बड़ा हिम्मती था, उत्साही था, काम से जी चुराने वाला नहीं था, जो भी काम उसको दिया जाता था। ऊधम सिंह की ये विशेषता है कि उसने ड्राइवरी की। अच्छा। उसने सेना में काम किया। जी। पहले वो सेना में भर्ती हुआ, ब्रिटिश सेना में। जी।
फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और वो बसरा बगदाद तक गया। अच्छा। वो सेना में एज कारपेंटर, हाँ। तरखाना काम करने के लिए, जी। कारीगर का, बढ़ई का काम। तो जंग खत्म हुआ तो बहुत से, मतलब जंग के दौरान पंजाब से 3.5 लाख के करीब सैनिक भर्ती किए गए। पंजाब को, मतलब वो तोपों का खाना बनाना चाहते थे। अंग्रेजों की ये भी पॉलिसी थी कि वो कुछ क्षेत्र ऐसे डेवलप किए जाएं। लड़ाकू कौन? लड़ाकू, मार्शल रेस थ्योरी। मार्शल रेस थ्योरी का मतलब कि इनको सबको तोपों का चारा बना दो। अच्छा। तोपों में के आगे रखो और उड़ा दो। में कहीं भी भेजना हो इनको भेजो, प्रयोग करो। तो सबसे ज़्यादा उस समय जो आज का पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और पाकिस्तानी पंजाब है, इस क्षेत्र से 3.5 से 5.5 लाख तक सैनिक भर्ती किए पहले विश्व युद्ध में। हाँ। और युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में तो गांधी जी ने भी अंग्रेजों की मदद की सेना भर्ती के लिए। हाँ। इस आशय के साथ कि युद्ध खत्म होगा हाँ। तो वो हमें स्वराज्य दे देंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने रोल टैक्ट दिया। और रोल टैक्ट का मकसद ये था कि ये गदर पार्टी क्यों फैली, ये इन्होंने, ये आइडिया क्यों आया और इनको कैसे दबाया जाए। इसके लिए प्रेस एक्ट भी आ गया, मीटिंगों का कानून भी आ गया कि सेडिशन एक्ट, बगावती कानून। अपना ताना पेटा उन्होंने रोल टैक्ट के खिलाफ। कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। इस किस्म का देशद्रोह का जो कानून है, हाँ जी, ये वहीं से एक शुरुआत है, उसी जगह से। जी जी। तो रोल टैक्ट के विरोध में महात्मा गांधी पंजाब आ रहे थे। जी जी। उनको 6 अप्रैल को, ये गुड़गांव से पीछे शायद होडल है, वहाँ उनको अरेस्ट कर लिया गया। हाँ। आगे आने नहीं दिया गया। और 9 को लोगों ने मतलब प्रोटेस्ट किया। हाँ। 7 को या 8 को प्रोटेस्ट किया, 6 को भी था, 9 को भी था। 9 को रामनवमी भी थी। हाँ। और रामनवमी में हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे घूम रहे हैं जी। वो बिना किसी भेदभाव के। पहले हिंदुओं का पानी अलग, मुसलमानों का अलग, मगर अब वो मिलजुल कर रहे हैं सब। मुस्लिम्स ने हिंदुओं के लिए खाने की और पानी की व्यवस्था भी की रामनवमी के। इस बात से पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर चिढ़ गया जी। और उसने सोचा कि ये एकता के सूत्रधार कौन है। हाँ। तो वो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल, दोनों को सूत्रधार समझकर अरेस्ट करके उनको डलहौजी भेज दिया गया। अमृतसर से उनको बाहर कर दिया गया। जी जी। तो अगले दिन लोगों ने उनको वहाँ डिप्टी कमिश्नर से पूछने के लिए कि हमारे नेता कहाँ भेजे हैं, कब आएंगे। लोग, एक बड़ा प्रदर्शन उनकी ओर जा रहा था। आगे एक पुल था, वहाँ मशीन गन्नें भिड़ी हुई थी, गोलीबारी हुई, 10 के करीब लोग मारे गए। तो लोगों ने भी उस हिंसा के विरोध में प्रतिहिंसा की। और उस प्रतिहिंसा में सरकारी इमारतें, बैंक, रेलवे स्टेशन वगैरह का नुकसान, और एक मिशनरी अंग्रेज औरत मिस शेरवुड नाम की थी, उसे भी कुछ चोटें आई किसी कूचा में। तो कूचिया वाला आज शायद उनका ऐसा ही कूचे नाम है। कूचा मतलब मोहल्ला होता है। हाँ। कुछ उसका पुराने फारसी के शब्द हैं। तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अमृतसर को सेना के हवाले कर दिया जी। और ब्रिगेडियर डायर जो जलंधर कैंटोनमेंट में थे, उनको अमृतसर का चार्ज दे दिया जी, जी। वो आ गए यहाँ 12 अप्रैल की शाम को। 13 को बैसाखी थी और जो 10 को लोग मारे गए। और रोल टैक्ट के विरोध में जो गुस्सा था
वो एक नगरीय नागरिकों ने, शहर के लोगों ने 4 बजे एक सभा जलियांवाला बाग में रख दी, आयोजित कर दी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, अमृतसर के डीसी ने, डिप्टी कमिश्नर की ओर से ये हदायत थी कि 4 या इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। इकट्ठे हुए तो उनको बाई फोर्स खिंडाया जाएगा। जी जी। जब वो 4 बजे के करीब जलसा वहाँ शुरू हो गया तो एक ही रास्ता था बाग में एंट्री का। वहाँ मशीन गन्नें बीड़ कर जनरल डायर 40 सैनिकों के साथ गए जी जी। और उन्होंने 4:20 पर गोलीबारी बिना किसी वार्निंग के शुरू कर दी। जी जी। सरकारी रिपोर्ट 379 है, कांग्रेस वालों की रिपोर्ट 1200 बताती थी। आम लोग भी मानते हैं कि 1000 से कम लोग नहीं मारे गए। बहुत से फट्टड़ जख्मी बिना इलाज रात भर वहीं कराते रहे। कोई उनको अगले दिन सुबह लोग गए हैं उठाकर उनके इलाज के लिए। गर्मी का मौसम, पानी नहीं। ये सब समाचार उधम सिंह को तब मिले जब वो नैरोबी में था। अच्छा। ईस्ट अफ्रीका में। अच्छा। सेना युद्ध खत्म हो गया तो बहुत सी फिर उन्होंने शांति कर दी सैनिकों को, उनमें उधम सिंह भी था जी। तो अब उसने सोचा कि अफ्रीका में नई धरतियां आबाद हो रही हैं तो वहाँ काम की जरूरत है। उधम सिंह अफ्रीका चले गए, ईस्ट अफ्रीका। वहाँ कोई वो साल, पौना साल रहे। और अफ्रीका में जब उन्होंने ये समाचार सुना जलियांवाले बाग का तो उनको मन जो था अशांत हो गया और उन्होंने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा ज्यादती है हमारे लोगों के साथ। तो वो फिर आया इधर अमृतसर में गया, बाग में गए, गोलियों के निशान वगैरह देखे और फिर वो लगातार चिंतन मनन करते रहे इस सब पर। अब उनको फिर ये याद आया कि गदर पार्टी वाले जो साथी हैं उन्होंने एक बड़ा प्रयास किया था और अब वो गदर पार्टी वाले उधर हैं अमेरिका में। जी जी। क्यों इधर जो पंजाब में आए उनको तो पकड़ लिया गया और शहीद कर दिया गया या वो अब कैदें भुगत रहे थे। तो इसलिए फिर वो दोबारा पासपोर्ट उन दिनों इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती थी क्योंकि हम ब्रिटिश डोमिनियन थे ना जी, ब्रिटिश नागरिक थे, ब्रिटिश के अधीन थे सारे। और जो यूरोप के देशों में शायद उस समय वो जो उसके सेना वाले डॉक्यूमेंट थे ना जी, कि ये वैलिड थे, हाँ वो मान लिए जाते थे। इसी ढंग से फिर कुछ समय उधम सिंह अमेरिका में रहते हैं जी जी। वहाँ जाकर वो अमेरिका में जाने से पहले यहाँ बब्बर अकाली जलियांवाले के बाद उन्होंने कांग्रेस सेशन में भी काम किया। जब वो फिर सैफुद्दीन किचलू से मिले तो किचलू को उन्होंने ये अपना मंतव्य स्पष्ट किया कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ इस घटना के प्रतिशोध में जलियांवाले बाग के। तो किचलू साहब ने उनको, जैसे सियाने लोग आमतौर पर टाला करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई तमाम देश का राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस वालों का जलियांवाला अमृतसर में ही हो रहा है तो नेता लोग यहाँ कोई रास्ता बताएंगे तो आप वेट कीजिए और उस सेशन में हमें वॉलंटियर की जरूरत भी है तो आप अपनी सेवाएं वहाँ अर्पित करें वॉलंटियर के रूप में। तो उधम सिंह इस बात के लिए रजामंद हो गए। वो दिसंबर 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जी, जिसमें उन्होंने रॉल्ट एक्ट की निंदा की, जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की जी। और रॉल्ट एक्ट के विरोध में जब भारतीय लोगों ने जहां प्रतिहिंसा की, कांग्रेस वालों ने उसकी भी निंदा की कि वो हिंसा भी ठीक नहीं थी जो हमारे लोगों द्वारा की गई।
हिंसा को उत्तर प्रति हिंसा तो नहीं हो सकता। हाँ, ऊधम सिंह को इससे थोड़ी परेशानी हुई। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है। हाँ, हिंसा का जवाब तो हिंसा से ही दिया वो जाएगा, हमारे बंदे मारे और हम चुप कैसे करें? हम चुप कैसे करें। जी जी इसलिए फिर वो कांग्रेस वालों से भी उनका मन ऊब गया। जी जी। उनके अलगाव का कारण ये था, उसके जो राष्ट्रीय अधिवेशन के उनके प्रस्ताव जो उन्होंने सुने ना, तो वो तीक्ष्ण बुद्धि युवक था और वहाँ हर बात पर बहसों को दिलचस्पी से सुना करता था। देश के तमाम बड़े बड़े नेता वहाँ आए थे, सबको निकट से उन्होंने देखा। फिर उसके बाद वो गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट शुरू हुई सिखों में। बब्बरकाली बाद में आएंगे। अच्छा। गुरुद्वारा सुधार का मुख्य कारण तो ये बना कि 12 अक्टूबर 1920 को कुछ दलित सिख प्रसाद लेकर अमृतसर हरमंदिर साहब में गए कि हमारी अरदास की जाए। उस समय वहाँ पुजारी लोग थे जो प्रबंध व्यवस्था चलाते थे, पुजारी बोलते थे उनको। तो पुजारी कहने लगे कि आप तो दलित हो, दलितों के लिए जो उन दिनों शब्द प्रचलित थे वो उन्होंने प्रयोग किए कि आप तो वो हो, आपकी अरदास यहाँ नहीं हो सकती। अच्छा, ये स्वर्ण मंदिर के अंदर बात है? स्वर्ण मंदिर की बात। जी जी। तो कुछ सिख जो थे, जो मतलब प्रगतिशील विचारों के थे उन दिनों में, उन्होंने कहा कि भाई हो क्यों नहीं सकती, गुरु तो जात पात नहीं मानते हैं। ये हरमंदिर साहब तो चार दरवाजे हैं, चारों वर्णों के लिए है, सबके लिए है गुरु की शिक्षा। फिर इस बात पर सहमति हुई कि चलो वाक ले लेते हैं गुरु ग्रंथ साहब से। अच्छा, वाक क्या होता है? वाक लेना मतलब एट रैंडम ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब को खोल लेना कहीं से भी। हाँ। और जो पहला शब्द जहाँ शुरू हो उसका वो पढ़ लिया जाए जी। तो वो शब्द कुछ इस तरह का आया कि निर्गुणयारों को बख्श ले हर आपे गल लाए, जिन्हां च थोड़े गुण ने उन्हां नूं भी प्रभु अपने गल नाल ला लैंदा है। ठीक। वो कहने लगे भी वाक तां साडे हक च आ गया, ठीक, हुण बूहे खोलो। वो पुजारी लोग गुस्से में वहाँ से भाग गए और जो लोग हाजिर थे उन्होंने वहाँ उसका प्रबंध संभाल लिया जी। और इस तरह गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट या गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट वो आरंभ हुई। ये फिर SGPC बनेगी, फिर अकाली दल बनेगा, फिर ननकाने साहब का साका, चलो वो अलग से है, जैतों का मोर्चा है, गुरु के बाग का मोर्चा है, उनमें शहादतें हैं। ऊधम सिंह जी गुरुद्वारे में तो नहीं गए, पर वो जो बब्बर अकाली है ना, अकाली दल गुरु के बाग में शांतिपूर्ण लगातार रोज जाते हैं और लाठियां खाते हैं। अच्छा, हाथ नहीं उठाते हैं जी। वो पुलिस उनको बीटी पीटता है जी। बीटी की डांगें उन पर चलती हैं। वो उसके बाद उनके प्रतिशोध में दोआबा क्षेत्र में बाबू किशन सिंह एक पूर्व सैनिक हैं जी, हवलदार मेजर, उनका गांव भी बिडेंग गांव है, जलंधर शामणी के पास ही है। उन्होंने बब्बर अकाली जथा कायम किया कि हथियारों के बल पर जी, कि जैसे में सुधार करेंगे, हथियारों के बल पर जो अंग्रेजों के मुखबर हैं जी, झोली चौक हैं, उनका सुधार करेंगे। और ब्रिटिश सत्ता को 2 साल दुआबे में कम से कम जलंधर, होशियारपुर, कपूरथला के कुछ क्षेत्र में तो राज बब्बरों का ही रहा। अच्छा। ऐसी स्थिति बन गई थी। बड़ा आंदोलन था। हाँ, बड़ा आंदोलन था, लोग जन आंदोलन था, जनता उनके साथ थे जी। सड़कें हैं, नवा शहर से होशियारपुर जा रही सड़क जी जी, दोनों ओर आम के पेड़ हैं जी। हर साल सरकार उन पेड़ों की बोली कराती है जी। और बब्बरों ने एक फरमान जारी कर दिया कि सड़कें हमारी, आम हमारे, कोई बोली नहीं देगा, जो बोली देगा सोच दिया जाएगा। मतलब ही विल बी मर्डर। लोग आम खाएं खुला पब्लिक के लिए ठीक है कि 2 साल किसी ने बोली नहीं दी जी जी जी।
तो इस किस्म का मास्टर मोता सिंह पतारा गांव के थे। जी। बाद में वो सुभाष के फॉरवर्ड ब्लॉक में चले गए। अच्छा। वो भी बब्रकालियों के बड़े नेता थे। जी। पर वो पहले दौर में पकड़े गए थे। उनको मिलने के लिए उधम सिंह उनके गांव पतारा पहुंचता है जी। जी। 22-23 में। जी। और वो इसके जाने से पहले मास्टर जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उधम सिंह जी के पहुंचने से पहले। उधम सिंह जी के पहुंचने से पहले ही। जी। जी। इसलिए उधम सिंह पर का जो है वो क्षितिज जिस पर वो आ रहा है जी। वो लगातार विकसित होता जाता है। जी। फिर अगले समय में वो जाता है वहाँ अपना अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के पास, वो एक पुराना नाम मैं भूल गया, वहाँ पर स्टॉकटन सन कुछ ऐसा नाम है। जी। वहाँ पहला गुरुद्वारा सिखों ने बनाया और उसी जगह फिर गदर पार्टी 1913 में स्थापित की। जब ये जाते हैं वहाँ तो गदर पार्टी का पहला जो नेता थे भगवान सिंह, जेल के बाहर आने के बाद वो तो निष्क्रिय हो गए, शांत हो गए। और हरजाप सिंह अध्यक्ष बने। बाबा हरजाप सिंह हैं, उनका नाम, उनका गांव इधर दोआबा में है, माहलपुर, होशियारपुर जिले में। अच्छा। ये उनके संपर्क में रहे।